न्यूज नशा, आदत हर खबर की। मोदी 3.0 का पहला बजट कब पेश किया जाएगा ये तो सभी जान गए हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बीजेपी के दो बड़े सहयोगियों ने बजट से पहले पीएम मोदी और केंद्र सरकार से भारी भरकम डिमांड कर डाली है। जानकारी के अनुसार नीतीश और नायडू ने पीएम मोदी से बजट में विशेष सहायता पैकेज की मांग की है। इसके साथ ही राज्य द्वारा लिए जाने वाले कर्ज की सीमा को भी बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि अधिक से अधिक कर्ज लिया जा सके। बता दें कि नायडू की पार्टी टीडीपी के 16 सांसद हैं, वहीं नीतीश की पार्टी जेडीयू के 12 सांसद हैं। दोनों के सहयोग से ही पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं बीजेपी तीसरी बार सरकार बना पाने में सफलता हासिल कर पाई है। अब आपको बताते हैं नायडू और नीतीश ने क्या डिमांड रखी। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और अमरावती में मेट्रो परियोजनाओं में एक लाइट रेल परियोजना, विजयवाड़ा से मुंबई और नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन की मांग उन्होंने की है। इसके अलावा पिछड़े जिलों के लिए अनुदान और रामायपट्टनम बंदरगाह और कडप्पा में भी एकीकृत इस्पात संयंत्र जैसी ढांचा परियोजना के केंद्र सहायता मांगी है। जदयू ने दोबारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज दिए जाने के मामले को आगे किया है। दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव लिया गया था। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार भी इस दौरान विशेष रूप से मौजूद थे। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव भी लिया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगले वर्ष विधानसभा चुनाव में पार्टी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी तय हुआ कि जिन राज्यों में भी जदयू विधानसभा चुनाव में जाना चाह रहा है, वहाँ एनडीए के घटक दल के रूप में चुनाव लड़ेगा। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा व विशेष पैकेज के संबंध में यह प्रस्ताव लिया गया था कि बिहार अपने संसाधनों के बूते निरंतर आगे बढ़ रहा है और अब इसे विशेष पैकेज की जरूरत महसूस हो रही है। बिहार नया बिहार बनने की ओर अग्रसर है। अगर इसे विशेष पैकेज मिल जाता है तो बिहार के विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी। यह जनता की अपेक्षा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार में हुई जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण के बढ़ाए गए दायरे पर विशेष रूप से चर्चा हुई और प्रस्ताव लिया गया। यह प्रस्ताव लिया गया इसे केंद्र सरकार संविधान की 9वीं अनुसूचित में शामिल करे। पटना उच्च न्यायालय ने आरक्षण के जिस निर्णय को खारिज किया था, पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने के निर्णय की सराहना की गई। यह कहा गया कि उच्च न्यायालय के निर्णय से नामांकन व नौकरी की जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रभावित होगी। 5 साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए थे। परिणाम सबके सामने। ये अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको फंसा के रखने के लिए भैया 5 साल तक क्या करेंगे, यही बातें बोलना ना पड़ेगा। अभी अगस्त की डेट दी है, उसके बाद दिसंबर की देंगे, उसके बाद अगले साल की देंगे, फिर 1 साल की देंगे, फिर 1.5 साल की देंगे, करते करते अगला 5 साल इन लोगों को किसी तरीके से खींचना है। विपक्ष में जाते ही ठीक है, आप निभाइए भाई विपक्ष की भूमिका, आप निभाइए, पर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। 5 साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए थे। परिणाम सबके सामने। कितनी सीटें लड़े और कितनी जीते हैं ये सब जानते हैं। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको फंसा के रखने के लिए भैया 5 साल तक क्या करेंगे, यही बातें बोलना ना पड़ेगा। अब चुनाव हो रहा है, अभी अगस्त की डेट दी है, उसके बाद दिसंबर की देंगे, उसके बाद अगले साल की देंगे, फिर 1 साल की देंगे, फिर 1.5 साल की देंगे, करते करते अगला 5 साल इन लोगों को किसी तरीके से खींचना है। हकीकत है, और इस बात को मैं पूरी एनडीए के एक एक घटक दल के बिहाफ पर बोल सकता हूँ। जिस मजबूती से आज केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, अगले 5 साल ये सरकार ना सिर्फ इसी मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि इन 5 सालों में भी कई बड़े और कड़े फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हित में लिए जाएंगे, जिसका मजबूती से समर्थन एनडीए का हर एक घटक दल करेगा। इस बात में अगर किसी के मन में 1% भी शंका है कि कोई भी एनडीए का घटक दल हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ भी आगे पीछे करने की सोच रखता है, तो इस बात को वो अपने मन से निकाल दे। सहज सब ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और उन्हीं के नेतृत्व में 5 साल ये सरकार मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी। यादव लगातार बिहार में लॉ और ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि 3 दिनों में 30-40 घटनाएं घट रही बिहार के अलग-अलग जिले में। देखिए, मैं इस बात को सफाई इस बात से कतई नहीं दूंगा कि जब इनकी सरकार थी तो क्या होता था। बिहार में 90 का दशक जंगल राज के वजह से जाना इसीलिए गया क्योंकि इन लोगों के सरकार में क्या होता था। दिक्कत यह है ना कि विपक्ष में जाते ही ठीक है, आप निभाइए भाई विपक्ष की भूमिका, आप निभाइए, पर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए।
आप एक ऐसी भूमिका निभाइए जहां पे लगे सरकार को कि विपक्ष भी साथ में मिलकर प्रदेश के हित की बात करता है। जब किसी बात का श्रेय लेने की बात आती है, नौकरी का श्रेय लेना होगा तो तुरंत आप हर मंच से खड़े होकर बोलिएगा। और जब पुल गिरने की बात आती है, हम लोगों ने तो भैया खड़े होकर नहीं बोला ना कि कौन सा पुल किसके कार्यकाल में बना था। हम लोगों ने तो जानकारी नहीं दी। ऐसा तो नहीं है कि भाई अभी जो 6 महीने पहले जो एनडीए की सरकार बनी है उसी में ही सारे पुलों का निर्माण हुआ है। हम तो इस बात को सहज स्वीकार भी करते कि हमारी सरकार है भैया, जिम्मेदारी है हम लोग की। पर ऐसे में जब आप उंगली उठाते हैं तो आप ये भी तो देखिए कि आपके कार्यकाल में क्या होता था। बनिस्बत उसके चीज़ों को बहुत बेहतर किया गया है और आने वाले दिनों में बेहतर किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर हम लोग के लिए भी चिंता का विषय है और हम लोगों ने भी इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने भी आग्रह किया है कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की का विषय है उस पर हम लोगों को चिंतित होकर कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। पुल गिरे उसको भी लेकर हम सब चिंतित हैं कि गुणवत्ता के साथ कतई किसी तरीके का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे में सकारात्मक भूमिका निभाए। राहुल गांधी है वो आरोप लगाए थे कि रक्षा मंत्री पर कि अग्निवीर के शहीदों को मुआवजे नहीं मिले। उस पर सेना के जवानों ने भी जवाब दिया है, ट्वीट किया है कि नहीं उनको पैसा मिला। भाई ये गलत तथ्यात्मक जानकारी सदन के पटल पर आप रखिएगा और आज की तारीख में आप सिर्फ एक सांसद की भूमिका में नहीं है ना कि आप कुछ भी आए बोले और चले गए। आज की तारीख में से एक संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं। एलओपी की पद की एक अपनी गंभीरता होती है और उसको गंभीरता से लिए जाना ज़रूरी है। उस दिन एलओपी के तौर पर जो उनका पहला संबोधन था उसमें तमाम गलत तथ्यात्मक जानकारियां उन्होंने सदन के पटल पर रखने का उन्होंने काम किया। जिस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी एक एलओपी होने के नाते उन्होंने प्रधानमंत्री जी पर की, उन्होंने चेयर पर की और जिस तरीके से अलग अलग धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था के साथ उन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया। कभी महादेव की तस्वीर को लहराना, कभी अलग अलग धर्म की तस्वीर को लहराना और उसके बाद जितने धर्म गुरु हैं उन्होंने सामने आकर उससे अपनी असहमति दर्ज की। उसी क्रम में उन्होंने तमाम ये गलत तथ्यात्मक जानकारी रखी। जब उन्होंने अग्निवीर का जिक्र किया उसी वक्त केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने खड़े होकर उस बात का खंडन करने का काम किया। पर दिक्कत यह है ना कि एक एलओपी होने के नाते अगर आप अपने पद की गरिमा को नहीं समझेंगे, अगर इस तरीके से हल्के में आप बयानबाजी करते रहेंगे तो आप अपने पद की मर्यादा को कम करने का काम करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको